ये चीज़ ही आपको सब जगह बता देगी, कुछ नहीं करना है आपको कि वहाँ पर हमें निष्कर्ष लिखना है कि निष्कर्ष नहीं लिखना है। क्लियर हो गई। अब दूसरी बात सीख जाओ आप, दूसरी बात ये सीख जाओ, जहाँ जहाँ फैक्चुअल है क्वेश्चन आपको पढ़ने से भी समझ में आए। जैसे मैं कहूँ स्थानिक आंकड़े परिभाषित कीजिए, डिफाइन द स्पाशियल डेटा। अब बताओ इसमें निष्कर्ष क्या लिखोगे, तो कह ही रहा है परिभाषित की, तो ये फैक्चुअल हो गया नेचर, है ना। तो आप क्या करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबको पढ़ते जाओ, उनकी कैटेगरी बना लो, स्पष्ट अस्पष्ट है, तथ्यात्मक है कि विचारात्मक है ना, कि मतलब वो फैक्चुअल है या थिंकिंग बेस्ड है, उसको उस कैटेगरी में डाल दो। तीसरी कैटेगरी वो है शब्दों को पहचानो, टेलेंडर्स कुछले शब्द, जैसे मैंने बताया ना, वर्णन, विवेचना, आलोचना, मूल्यांकन, निबंध लिखिए। एक क्वेश्चन आया था निबंध लिखिए, तो इन सभी में निष्कर्ष लिखा जाए, कथन आधारित प्रश्नों में जरूर लिखा जाएगा। ओके, आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तुमको, है ना। अब ध्यान दो, जैसे अब मैं कहूँ, देखो अब एक क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं को बताइए। अब आप बताओ इसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। आप लोग बताएं, अविरल ने बता दिया है, कोई भी बताओ आप लोगों में से, कोई भी, आप जो भी आप लोग, जिसको भी समझ में आ रहा है। इसमें भी हमने क्या बताया था, जो चीज़ें पहले से स्थापित हैं सिर्फ उनको बताना है, तो उसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। बोलिए ब्रजेश जी। बताना है तो सर निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखो अब दो चीज़ें समझ लो यहाँ, एक तो वो उत्पत्ति पूछ रहा है और विशेषताएं। विशेषताएं बोलो संख्यावाची है, लेकिन अगर वो ये पूछता, मान लो यही इस उष्णकटिबंध में, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों में बहुधा जनधन की हानि करती है, इस जनधन की हानि को लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए, है ना, गिव योर सजेशंस। तो अब बताओ इसमें आपको लिखना पड़ता निष्कर्ष की नहीं लिखना पड़ता, बताइए। ये सर लिखना पड़ता है क्योंकि अलग-अलग डायमेंशंस में हमें बताना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम गुड क्रिएट हो। गुड। अब आप समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ भी, जैसे पवनों के मुख्य प्रकार बताइए तथा उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ बिल्ड सिस्टम्स एंड हाईलाइट द कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन। यहाँ पे लिखेंगे वो लोग, नहीं लिखेंगे। तो मतलब ये है निष्कर्ष। देखो अब आप बताओ, अब ये बहुत मैं पूछ रहा हूँ, है ना, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में मानसून की उत्पत्ति पर विवेचना कीजिए, बताइए। आप लोग बताएं। लिखेंगे सर। लिखेंगे। अब समझ में आ रहा ना, विवेचना कीजिए कि पूरी मानसून की उत्पत्ति बताई हमने, जैसे पुलिस विवेचना करती है, सुनाया, तस्दीक कर, पड़ताल कर, तो पड़ताल के बाद अपराध हुआ है या नहीं हुआ है निष्कर्ष निकालना पड़ता है ना, कि बीच में छोड़ देते हैं। पुलिस विवेचना कहलाता है। तो ऐसे देखो, ऐसे अपन कनेक्ट करो चीज़ों को, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, आप लोग बताइएगा, है ना, अभिषेक बताएंगे। अब मालवा पठार की भू आकृति का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द टोपोग्राफी ऑफ मालवा प्लेटू। लिखेंगे सर। लिखेंगे। अब देखिए कितना जल्दी समझ में आ रहा है ना। तो देखिए सरल भाषा में समझ, अगर किसी चीज़ को हम डिटेलिंग कर रहे हैं तो भैया उसको लास्ट में बताना पड़ेगा कि इसका मतलब, हमने जो डिटेलिंग की है इसका मतलब ये है, एक लाइन में। अब थोड़ा अब समझ में आ रहा है आप लोग, है ना, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें बताना अच्छा आप लोग, है ना, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। नहीं लिखेंगे, क्योंकि उपाय बताइए मतलब ये संख्यावाची शब्द है। अब मैंने क्या कितना सरल कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए प्रभाव
परिणाम, महत्व, कारण, विशेषताएं, है ना, या मतलब उपाय, इन सभी किसी में भी आपको निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट लिखना चाहिए। राइट, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए, अब अच्छा आप बताना, आप इसमें है ना, ये थोड़ा सा आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपदा निवारण क्या है, व्हाट इज़ डिजास्टर मिटिगेशन, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजास्टर मिटिगेशन, यानी आपदा निवारण में जानकारी की भूमिका स्पष्ट करें। ये तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ बताएं। लिखा जाएगा सर। लिखा जाएगा, ठीक है। देखो अब कितने जल्दी समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। समझाइए, एक्सप्लेन द, लिखा जाएगा कि नहीं? शीतल बताओ। लिखेंगे सर। लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? अब देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन आया है कि वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, जीपीएस क्या है, व्हाट इज जीपीएस, और यह कैसे कार्य करता है ना, कैसे कार्य, हाउ डज जीपीएस वर्क। तो बताओ इसमें लिखा जाएगा क्या? बताइए। नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा, है ना। देखो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि इसमें लिखा जाएगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि 10 वर्ड में भी निष्कर्ष का एक मुद्दा होता है। देखो कैसे, यहाँ देखो लिखा है इन्होंने, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्याख्या कीजिए, लिखा है 10 शब्द में, और यहाँ लिख रहे हैं डिफाइंड जुडिशियल रिव्यू। अब तो आपको हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है। अगर आप यहाँ सिर्फ व्याख्या शब्द पढ़ोगे तो आप वहाँ पे निष्कर्ष की बात आएगी, लेकिन हम आपको ये बताएंगे 10 वर्ड में। अच्छा आप ही लोग बताओ, 10 शब्द में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या उसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा? भले उसमें लिखा है व्याख्या अपना मत दीजिए, ये करिए वो करिए, तो लिखा जाएगा क्या? बोलो आप लोग बताएं। टेन वर्ड वाले में लिखा जाएगा कि नहीं? कोई भी बताओ। नहीं लिखा जाएगा सर। नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। देखो अब इसमें एक चीज़ याद कर लो आप, क्या कि 10 वर्ड का मतलब रहता है कि आपको विषय का विस्तार नहीं करना, डिटेलिंग की वहाँ पे वो ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। प्रश्न कैसा हो गया? इंफॉर्मेटिव हो गया, वेरी फैक्चुअल हो गया। देखो अब इन्होंने क्या क्या पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना। तो यहाँ कुछ भी पूछे, हालांकि यही देखो अभी ध्यान दो, यही अगर 50 शब्द में पूछा जाता और 200 में पूछा जाता तब लिखना पड़ता। जैसे न्यायिक पुनर्वलोकन की व्याख्या कीजिए, मान लो चलिए इसमें एक्सप्लेन मान ले, तो ये 50 में भी पूछा जाता और 200 में तो भी लिखना। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा अपना दिमाग बना लो कि वही क्वेश्चन 3 में आ सकता है, वही 5 नंबर में भी आ सकता है, और वही जो है आपका 11 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको जहाँ डिटेलिंग होगी, अब लोग कहते हैं 50 शब्द में निष्कर्ष नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। आप पहले से ये गलत सलत जो है चीज़ें बता देते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 50 शब्द में, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, एवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ, लिखा जाएगा। हाँ ये रहेगा कि आपको बॉडी पार्ट छोटा करना पड़ेगा और इंट्रो भी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक खली है अपनी, ग्रेट खली है ना, अब ग्रेट खली का बच्चा है, लेकिन जीन्स तो वही है ना, उसमें वही कंटेंट है उसका, ऐसे समझिए। बस ये ग्रेट खली मतलब है 200 शब्द, और ग्रेट खली का जो बच्चा है वो 50 सब, वही जेनेटिक मटेरियल पूरा उसमें वही है। बस आपकी ये आर्ट है कि आप उसको कैसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि 50 शब्दों 200 शब्दों उनमें भी निष्कर्ष लिखा जाएगा और लिखना चाहिए, है ना।
अब जैसे मूल्यांकन कीजिए, चलिए मान लेते हैं आप लोगों ने परीक्षा दी और हमने आपका मूल्यांकन किया कि भाई हमने आपको मान लो 65% अंक दिए, तो ये 65 अंक जो दिए गए हैं ये तो मूल्यांकन है, लेकिन इसके मायने क्या है? यही कहेंगे ना कि 65% आया तो आपने बेटर परफॉर्म किया या आपने बिलो एवरेज से लो परफॉर्म, ऐसा मतलब उसमें छिपा रहता है कि नहीं? ऐसे समझना है। बात समझ में आ गई ना? तो जहाँ भी जैसे मैंने पहले ही बता दिए आपको वर्ड, देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 नंबर में आया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या। अब बताओ, अच्छा आप निष्कर्ष तो नहीं लिखेंगे लेकिन व्याख्या भी करना है भूमिका की 10 शब्द में। अब लोग कहते पेपर बहुत सरल है, मेरे को तो हंसी आती है जो लोग कहते थे। अच्छा, इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं कि परीक्षा के भवन से निकलते ही वो घोषित कर देते, ऐसे प्री में किया था ना, तो भयंकर सरल आया ऐसा कह देते ना, तो ये अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है ना, और इनको भी ब्रह्म ज्ञान की भी अनुभव जरूरत है। हम जब तक कोई भी पूरा पेपर हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं बोलते, बचते। अब देखो ऐसे करो, अब 19 से के बाद पहले के जितने भी पेपर उनको सबको ऐसे रख लो बगल में, और इन पेपर्स को आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आंसर राइटिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि CAG की भूमिका की व्याख्या भी हो जाए और 10 शब्द में भी हो जाए, कैसे लिखोगे? हालांकि मैं आज हमारा ये विषय नहीं है, पर आ गया क्वेश्चन तो एक पूछ लेता हूँ आपको, आप हमारे सॉल्यूशन में ये सब चीज़ें देखोगे। और अभी हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है 24, है ना, आप देखिए बड़ा धूमधाम से हम उसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। संतुलित आहार सब पढ़ते हैं, लेकिन मेरे संतुलित आहार का जो क्वेश्चन आएगा ना वो वैसा ही आएगा जैसे MPPSC पूछेगा। देखो MPPSC ने सीधा सीधा संकेत दे दिया है, जो समझ रहे हैं बच्चे, कि आपको जो विषय पढ़ना है उसको गहराई से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अगर आप उसको केवल सतही तौर पर पढ़ेंगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, या करेंगे तो उसमें गुणवत्ता नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे मैं देखो, अब 50 शब्द है, आप बताना कि इसमें निष्कर्ष लिखाया जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप बताएंगे। ये थोड़ा आप ये टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए, है ना, मतलब इसमें विवरण और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो थोड़ी छिपी हुई हैं सब उसके अंदर, लेकिन आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। मैं ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। राइट डाउन द स्टेप्स टेकन टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब देखो लोग कहते हैं सरल है। अब 50 शब्द में आप लिखने बैठोगे जब, तो दिमाग की जितनी भी नसें हैं ना ये सब झंझन आ जाएंगी। अब लोग कहते सरल है। बताओ, पहले तो ये बताना है इसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा कि नहीं है? हाँ बताओ भाई, कोई भी बताए। राइट डाउन द स्टेप्स यानी उठाए गए कदमों को लिखिए। नहीं लिखा जाएगा। देखिए, अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधी क्योंकि देखिए UPSC तो है नहीं है, ये MPPSC। बस सबसे पहले क्या करो, 1 से लेके पूरे 6 पेपर को इस तरह अध्ययन करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एकदम से लोग टेस्ट सीरीज में कूद पड़ते, ना ये पता है कि इनको कहाँ लिखा जाएगा, ना ये पता है निष्कर्ष कहाँ लिखा है, बॉडी पार्ट में क्या क्या आता है ना। चलिए, अब आप थोड़ा समझ गए हैं, है ना। अच्छा चलिए, अब आप बताइए मेरे को, हालांकि ये तो बिल्कुल क्लियर ही है इसमें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। कमेंट। सत्ता एवं जवाबदारी साथ साथ चलते हैं,
टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे कमेंट कहा है, नोट नहीं कहा है, ध्यान दीजिए। कमेंट और नोट में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप टीवी उसमें डिबेट में आ रहे हैं ना, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप जो है इस विषय पर आपकी टिप्पणी क्या है, आप क्या कमेंट है आप, या हमने वीडियो बनाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो वो क्या है जो कमेंट आप लिखते हो बताओ। तो लड़कियों पे कमेंट करना वो अलग है, ये ना, ये कमेंट अलग है। कमेंट मतलब बताओ यहाँ पे कमेंट आपके खुद का विचार होता है। तो बताओ निष्कर्ष लिखना चाहिए कि नहीं? ठीक है, आप लोग बताएं। लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए कितने जल्दी समझ में आ रहा है आपको। कुछ नहीं रहता, देखिए हम लोग भी जब समझाते हैं ना तो हमको भी नहीं पता रहता पहले से कि हम इसमें ये चीज़ बताएंगे या ये चीज़ जोड़ेंगे। ये सब क्या रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और अपन जब बताते हैं तो वो चीज़ें अपने आप आती जाती हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, आप इसमें अपनी राय दीजिएगा। अब थोड़ा समझ के बताना है ना। न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। 200 वर्ण में पूछा गया है, बताइए। हाँ आप लोग बताओ, कोई भी। लिखा जाएगा सर। लिखा जाएगा, समझ में आया ना। देखो क्यों, क्योंकि इसमें उसने एक वर्ड ऐड कर दिया, क्रिटिकल कर दिया। तो क्रिटिकल जब कभी आ जाता है इसका मतलब है कि आपको उसकी मेरिट और डीमेरिट बताना, ठीक है। समालोचना का भी एक होती आलोचना और एक होती समालोचना, दोनों में फ़र्क होता है। बता सकते हैं क्या फ़र्क होता है? जैसे आपने देखा कई रिएक्टर जो होते हैं जब वो मतलब एक ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं तो उसके पहले उनको कहा जाता है कि वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए। ऐसा शब्द पढ़ा है आपने साइंस टेक? बड़ा अच्छा वर्ड है, पढ़ा है? क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया है। क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टर में जितनी भी चीज़ें थीं वो सब टेस्ट हो गई हैं 10-10 बार। अब आप चालू करो, वो कहलाता है वहाँ क्रिटिकल स्टेज। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब आप समझ गए हैं कि चीज़ें। देखो अब एक क्वेश्चन है, इलूसिडेट द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1996। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। बोलो। हाँ बताएं आप सब लोग। नहीं लिखा जाएगा सर। नहीं लिखा जाएगा, वेरी गुड। अब समझ में आया ना निष्कर्ष। अब देखो निष्कर्ष का मैं महत्व बता देता हूँ, है ना। पहले कि अब आप क्वेश्चन तो पहचानना सीख गए हैं ना कि आखिर निष्कर्ष, हम आंसर राइटिंग में निष्कर्ष का क्या महत्व है ना। देखिए निष्कर्ष, सबसे पहले तो निष्कर्ष की विशेषताएं समझ लो आप, है ना। निष्कर्ष का मतलब होता है कि गागर में सागर, मतलब कि बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में कहना, ये निष्कर्ष है। ऐसा नहीं कि निष्कर्ष में ही आप समझाने लग गए। जैसे हमने निष्कर्ष में ये बताया था, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, एवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। तो हमने उसमें क्या बताया, निष्कर्ष में ये बताया कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो प्रयोगात्मक और तात्कालिक परिस्थितियों से सामंजस्य के लिए थी, ये निष्कर्ष है। अब देखिए इस शब्द को आप पढ़ोगे लाइन को तो आपके अंदर कितनी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये होता है, एक श्लेष शब्द आता है, श्लेष सुना, चिपका हुआ। यानी निष्कर्ष में जो आप चीज़ें लिखते हैं उसमें हजारों चीज़ें चिपकी रहती हैं अंदर, मतलब इनहेरेंट रहती हैं उसके अंदर। बात समझें। जैसे अपन ने हमने क्या कहा, गागर में सागर, यानी आप पूरे सागर को गागर में ले आए, है ना। तभी तो लोग समझ पाएंगे इस गागर में है क्या। बात समझ में आए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो निष्कर्ष होता है वो
उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपने किसी विषय का डिटेल किया है और उसका आपने निष्कर्ष नहीं बताया है तो आपका प्रश्न का उत्तर एकदम अधूरा है, अधूरा माना जाएगा। निष्कर्ष और भूमिका के बगैर कई जगह पर, जैसी प्रश्न की मांग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह, वहाँ पर वो अधूरा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने जैसे अकबर की धार्मिक नीति में अगर आपने निष्कर्ष नहीं लिखा, या मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, या कुछ भी हमने कह दिया कि मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपने डिटेलिंग की और उसका निष्कर्ष नहीं बताया 1-1.5 लाइन में, और निष्कर्ष हमेशा याद रखिए 2-3 लाइन से कभी भी बड़ा नहीं, और 50 शब्द में निष्कर्ष जो रहना चाहिए वो 5-6 शब्द, पूरा सेंटेंस मत बनाओ। निष्कर्ष लिख के, जैसे मैंने क्या लिखा, अकबर की जो धार्मिक नीति का निष्कर्ष, तो अकबर की धार्मिक निष्कर्ष डाल लो, प्रयोगात्मक एवं तत्कालीन परिस्थितियों सामंजस्य, पूरा सेंटेंस मत बनाइए, हो गया। आर यू अंडरस्टैंड, है ना। तो देखिए, अब निष्कर्ष जो रहता है वो हमेशा किस जगह पे लिखना चाहिए, जहाँ पर विश्लेषणात्मक चीज़ें हो, एनालिटिकल हो, डिस्क्रिप्शन देना हो, डिटेलिंग करना हो, डिस्कस करना हो, या एवेल्यूएशन करना हो, या क्रिटिकल एग्जामिन, एक शब्द और आता है, समालोचनात्मक परीक्षण की। अगर एग्जामिन भी लिखा है तो वहाँ भी लिखना है, परीक्षण कीजिए, है ना। जैसे मैं कहूँ CBI के कामकाजों का परीक्षण कीजिए, तो निष्कर्ष बताना, क्योंकि परीक्षण के बाद क्या निष्कर्ष निकला, भाई आपने जांच की, परीक्षा उसको एग्जामिन किया, कोई पूछे भैया क्या है CBI बताओ, आपने तो परीक्षण किया है, तो वहाँ पे सब जगह निष्कर्ष लिखा जाएगा। मतलब ये है कि जिन प्रश्नों में कॉन्क्लूजन इनहेरेंट रहता है, अगर वहाँ पर आप निष्कर्ष लिख देते हैं तो आपका उत्तर बहुत प्रभावी माना जाता है, इफेक्टिव। और निष्कर्ष में एक चीज़ याद रखिए, निष्कर्ष संक्षिप्त होना चाहिए, और निष्कर्ष में आपको कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जो एक प्रकार से ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिसके अनेक अर्थ हैं, है ना, या जिसके अंदर बहुत, जैसे मैंने देखो अभी क्या कहा कि उसकी जो नीति थी वो प्रयोगात्मक है ना, ये शब्द है, ये बहुत कुछ कह रहा है। तो मतलब ऐसे शब्दों का आप उपयोग करें निष्कर्ष में जिनमें बहुत सारे अर्थ छुपे रहते हैं, है ना, और तो वहाँ पे आपका निष्कर्ष बहुत प्रभावी माना जाएगा। और निष्कर्ष में संक्षिप्त होना चाहिए, जो शब्द हैं मतलब वैसे शब्द होना चाहिए जिसका भाव बहुत अधिक होता है, या जिसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं उस शब्द के अंदर। कीवर्ड आप कह सकते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कीवर्ड, या ऐसे शब्द जिसको अपन कहते हैं कि मूल शब्द हैं, है ना, अवधारणात्मक शब्द कहेंगे तो और अच्छा है ना। तो अवधारणात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे कि जो निष्कर्ष की भाषा है, कॉन्क्लूजन है, वो बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब आपकी भाषा भी मतलब एकदम सधी हुई होना चाहिए। आप देखो कैसे, क्योंकि वो पढ़ते हुए शुरू से अंत तक आ रहा है। अब मान लो उसको शुरू में मज़ा आया, बीच में भी मज़ा आया पढ़ने में, लेकिन अंत में उन्होंने अरे क्या लिखा है इसमें, तो आपका बॉडी पार्ट और जो आपने भूमिका बनाई है वो सब उसका प्रभाव पड़ेगा। आप भी सोचो कि अंत में व्यक्ति आते आते पढ़ते पढ़ते आपसे प्रभावित हो गया तो अंक देगा। देखिए हम लोग जब इलाहाबाद में तैयारी करते थे तो हमारे एक मित्र हैं ब्रजेश मिश्रा, वो फिलॉसफी में जब निष्कर्ष लिखते थे तो हमारा दिमाग तो झंझना जाता था, ये ऐसा निष्कर्ष, मतलब एक लाइन है निष्कर्ष की, क्योंकि इतनी प्रभावशाली लाइन रहती थी वो कि वो कई उनके अभी कॉन्क्लूजन मुझे अभी भी याद है ना, वो DSP हो गए थे वो उसी वर्ष, है ना। और उनकी एक और आदत थी, वो बहुत कम लिखते थे इतना, लेकिन भाषा में और उसके भाव में लिखने में, आंसर में बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती थी,
मतलब अपन जैसे सेंटेंस में सब चीज़ें स्पष्ट कर देती, लेकिन उनकी चीज़ें गूढ़ रहती थी, तो वो उनका उत्तर बहुत प्रभावी हो जाता। खैर, अब हम आते हैं कि हमने ये बताया निष्कर्ष का महत्व बताया और उसकी विशेषताएं बताई, है ना, कि निष्कर्ष का महत्व क्या है उत्तर लेखन में, ये है। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया थोड़ा सा, है ना। आप देखो, आप जहाँ पर भी अब मान लेते, जैसे मैं अगर पूछूं आपको, बताओ यूनिट 4 आपका ये पेपर 4 में थिंकर्स हैं आपके, हैं पहले यूनिट है, तो थिंकर्स में ये मान के चलो जहाँ भी 50 शब्द आएगा, अगर वहाँ पे फैक्चुअल नहीं है, जैसे अरस्तु के गुण एवं द्रव्य की अवधारणा बताइए, तो अवधारणा तो लिखना है ना, वहाँ निष्कर्ष भले ही छोटा लिखना है ना। अब हमारा समय हो गया है, आप लोग जो है अपनी कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप अपनी बात बिल्कुल निडर होकर पूछा करें, है ना, कोई भी आपके दिमाग में